हेलो एवरीवन, और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फेडरलिज्म चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब देखिए फेडरलिज्म किसे कहते हैं, जरा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, समझिएगा जरा सा ध्यान से। तो देखिए अभी हम फेडरलिज्म किसे कहते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम पीछे के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे, मतलब श्रीलंका की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे और फिर आपका ये क्या बोलते हैं हम ये श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझिएगा जरा सा, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस constituent units of the country। ठीक है, तो it is a form of government in which power is divided between central authority and various constituent units, that is called federalism। तो किसी भी देश के सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच पावर डिवाइड करने वाले गवर्नमेंट को दैट इज अ फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये फेडरलिज्म यही है। तो फेडरलिज्म इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ, है ना, वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब देखिए याद कीजिए पीछे की कहानी को। हम बेल्जियम में क्या था, बेल्जियम में पहले 3 लेवल की सरकार थी, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल। ठीक है, बात सही है, लेकिन होता क्या था ना कि थर्ड लेवल को पावर नहीं दिया गया था, जब मन करे तब थर्ड लेवल को हटा दिया जाता था, सिर्फ नाम का पावर था, उसका पावर सीज कर लिया जाता था, पहले ऐसा चलता था। ठीक है ना, तो यानी कि 1993 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ। 1970 से 1993 के बीच 4 बार अमेंडमेंट हुआ और तब जाके फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, तब जाकर के अच्छा से एकदम फॉर्म हुआ और थर्ड लेवल को तब पावर ज्यादा दिया गया। ठीक है, ज्यादा पावर दिया गया। अब जो है अच्छे से, अब कोई भी लेवल एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं है और इसीलिए हम मानते हैं कि वहां फेडरलिज्म का प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट अब बेल्जियम के पास है, लेकिन श्रीलंका के पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं है। श्रीलंका डजंट हैव अ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, श्रीलंका हैज यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है बेटा और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकारें होती है और कोई भी लेवल एक दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं होता है, मतलब उसके अंडर में नहीं होगा दूसरा लेवल। ठीक है ना, वो भी इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यूनिटरी में क्या होगा, एक लेवल, है ना, सबसे एक, पहला बात तो कोई वहां एक ही लेवल होता है और अगर मान लीजिए एक से ज्यादा लेवल भी हुआ तो बाकी लेवल ऊपर वाले सेंट्रल लेवल का सबऑर्डिनेट होगा, माने उसके अंडर में होगा। जो जो सेंट्रल लेवल बोलेगा वो सारा का सारा काम करना पड़ेगा नीचे लेवल वाले गवर्नमेंट को। तो दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। तो श्रीलंका हैज यूनिटरी गवर्नमेंट बिकॉज देयर इज नो एनी अदर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विच इज एग्जिस्टिंग देयर एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट। बस सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। लेकिन बेल्जियम में 3 levels of the governments are there and they are no longer subordinate to each other, they are independent of each other and that is why Sri Lanka is practicing federalism while that is why Belgium is practicing federalism while Sri Lanka is practicing unitary government। तो श्रीलंका हैज गॉट यूनिटरी गवर्नमेंट एंड बेल्जियम हैज गॉट फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि बेल्जियम के पास 3 लेवल की सरकारें हैं, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकारें हैं और सभी के सभी सरकारें दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जबकि श्रीलंका में एक ही लेवल की सरकार है, इसीलिए वो यूनिटरी गवर्नमेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट देयर exists only and only one level of the government. There may be some more levels of the government, but they will be subordinate to the central level. It happens in case of unitary. तो अगर यूनिटरी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पूछेगा तो श्रीलंका हो जाएगा और फेडरल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल पूछेगा तो बेल्जियम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। एक एक कर करके हम लोग एग्जाम में 5 फीचर्स पूछता है, तो हम शुरुआत करते हैं पहले फीचर्स के पास, है ना। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकारें होती है। ठीक है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म।
फेडरलिज्म का हमने डेफिनेशन बताया, अभी हमने एग्जाम्पल दिया कौन फेडरल गवर्नमेंट है, कौन यूनिटरी गवर्नमेंट है, श्रीलंका और बेल्जियम का भी एग्जाम्पल दिया। श्रीलंका को हमने बोला कि यूनिटरी गवर्नमेंट है और बेल्जियम में फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म को हमने डिफाइन किया, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो पहला हम फीचर में हमने क्या बताया, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल की सरकार होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हियर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट रूल ओवर द सेम सिटीजन। जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी है, तो मोदी जी भी बिहार के लोगों के ऊपर शासन करते हैं। नीतीश जी है, वो भी बिहार के लोगों के ऊपर शासन करते हैं। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट रूल ओवर द सेम सिटीजन बट दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन। उनका अपना जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ वर्क, बट दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो लॉ बनाने में उनका अपना एरिया ऑफ वर्क है, जुरिस्डिक्शन है। लेजिस्लेशन हो गया, टैक्सेशन, टैक्स लगाने में वो खुद डिसाइड करती है और शासन करने में भी हर स्टेट की अपनी पुलिस है ना। तो भले ही सेम सेट ऑफ सिटीजन्स के ऊपर शासन करता है, लेकिन हर लेवल का अपना अपना लॉ बनाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बनाती है, बिहार गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है, उनको भी पालन करना है, सेंट्रल वाले का भी लॉ का, और इनका भी अपना लॉ बनाती है। आप देखते होंगे शराब पे पाबंदी सेंट्रल ने नहीं लगाई, बिहार गवर्नमेंट ने अपने तरफ से लगाई। टैक्सेस में भी देखिएगा ना, अलग अलग टैक्सेस होते हैं। आप चीज़ों को बेचते हैं ना, तो किसी गुड्स का किसी स्टेट में अलग दाम रहता है। क्यों? क्योंकि हर स्टेट की अपनी पॉलिसी होती है, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार वो टैक्सेस को घटाता है या बढ़ाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन का तो अपना है, उसका अपना पुलिस है, अपना सिस्टम है सब। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने बात किया। पहला हमने बोला कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा हमने बोला कि एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट रूल ओवर, है ना, रूल्स ओवर द सेम सेट ऑफ सिटीजन बट दे हैव देयर ओन जुरिस्डिक्शन इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ईच लेवल, है ना, द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच लेवल हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर लेवल का जुरिस्डिक्शन वो मेंशन किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी दैट दे शुड एग्जिस्ट। तो हर लेवल का लिखा हुआ है कि हाँ जी, फर्स्ट लेवल सेंट्रल लेवल का ये राइट्स है। जुरिस्डिक्शन का मतलब एरिया ऑफ वर्क, है ना, तो ये काम कर सकती हैं। अच्छा चलिए, स्टेट गवर्नमेंट का ये राइट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट का ये है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसका मतलब इन तीनों लेवल का होना जरूरी है ना। तो यही हमने बोला तीसरा वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने बोला कि the jurisdiction of each level has been mentioned in the constitution. It means they should exist according to the constitution. तो 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब चौथा पॉइंट हम समझते हैं। 4th पॉइंट, the fundamental provision of the constitution cannot be amended unilaterally. Fundamental provision of the constitution cannot be made unilaterally. Unilaterally मतलब one sidedly। तो fundamental provision यानी constitution के मेन जो है बदलाव एक तरफा नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, there must be the consent of both the levels of the government। दोनों लेवल का सहमति जरूरी है। अगर फंडामेंटल जो है चेंजेस लाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अंदर मेन उसके जो है पॉइंट्स को बदलना है, तो इसके लिए दोनों लेवल का सहमति ज़रूरी है। अकेले एक लेवल के हाँ या ना कहने से नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए, हमने 4 पॉइंट बात कर ली। हमने बोला कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये समझ में आ गया। हमने बोला ईच लेवल हैज इट, है ना, different levels of the government rule over the same citizen but they have their own, है ना, jurisdiction in the specific matter of legislation, taxation and administration। दूसरा हो गया। तीसरा हमने बताया कि the jurisdiction of different levels of the government, है ना,
हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जुरिस्डिक्शन दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, सो इट इज मैंडेटरी दैट दे शुड एग्जिस्ट, इसीलिए जरूरी है कि उनका होना चाहिए, वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब तीनों लेवल होना चाहिए, ठीक है। चौथा में हमने बोला कि द फंडामेंटल प्रोविजन कैनॉट बी अमेंडेड, फंडामेंटल प्रोविजन में बदलाव नहीं लिया जा सकता है वन साइडेडली, मतलब यूनिलैटरली। द फंडामेंटल प्रोविजन कैनॉट बी अमेंडेड यूनिलैटरली, देयर मस्ट बी द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों लेवल की सहमति होनी जरूरी है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने बात कर लिए, 4 फीचर्स, बाकी फीचर्स हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है जो भी आपको हमने बताया आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है, आप चाहे तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे कंटेंट समझ में आ रहे हैं तो मेरा क्लास ज्वाइन करना ना भूलिए, ठीक है। हमारा नंबर है 9334697300, या फिर मुझे कॉल करें 7979737601। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए और हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। बस सिंपल, और सारे के सारे चैप्टर्स एकदम से समझ में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, और सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो सारा अच्छा लग रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए, जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स आपके पास है, उसमें आप क्वेरी कीजिए, पूछिए मुझसे, आपके सवालों का जवाब हम देंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके डियर।